नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला सवाल। क्या जापान चुपके से भारत पर कब्जा कर रहा है? मतलब सोचिए, जापान एक के बाद एक भारतीय कंपनियों को क्यों खरीद रहा है? हम सब इसे तरक्की और विकास का नाम दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में वही है? या फिर ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि एक तरह से नियंत्रण की शुरुआत है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरे पैसे के खेल को इसकी जड़ तक जाकर समझना होगा। आप देखिए, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक, अनअकैडमी, मीशो, ये सब नाम हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं, है ना? हमें लगता है कि ये सब इंडियन ऐप्स हैं, पर सच तो ये है कि इन सब में जापान का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। असल में जापान आज भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी इन्वेस्टर है, और पता है, पिछले कुछ सालों में ये इन्वेस्टमेंट 11 गुना बढ़ गया है। मतलब जापानी पैसा भारत के हर जरूरी सेक्टर में तेजी से आ रहा है। और यहीं पर कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हो सकता है, भारत की आर्थिक आज़ादी के लिए एक चेतावनी। और इस चेतावनी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1998 और जगह थी इंडोनेशिया। 1998 में हुआ ये कि इंडोनेशिया की करेंसी रुपया 80% तक गिर गई। 80%। और ये सब कुछ ही महीनों में हुआ। पूरा का पूरा देश घुटनों पर आ गया। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, आज आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आप कल सुबह उठते हैं तो उसकी कीमत सिर्फ 15 रुपए रह जाती है। कैसा लगेगा? लोगों की जिंदगी भर की बचत मानो एक रात में हवा हो गई। देश में महंगाई, इन्फ्लेशन 6.5% के पार। पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, खाने पीने का जरूरी सामान, सब कुछ 3 गुना महंगा हो गया। और नतीजा, जकार्ता की सड़कों पर दंगे भड़क उठे। ये शब्द दंगों में फंसी एक मां के हैं। सोचे क्या हालत रही होगी। और ये सब कोई अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे थी एक बहुत बड़ी आर्थिक गलती। देखिए, इंडोनेशिया का जो पूरा डेवलपमेंट था ना, वो बाहरी पैसे और विदेशी कर्ज पर टिका हुआ था। और जैसे ही 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींचकर भाग गए और देश की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब आप विदेशी पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो क्या होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो पैसा जापान से भारत आ रहा है, क्या वो भी हमारे लिए ऐसी ही कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले जापान की थोड़ी अजीब सी इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है, वहीं जापान में उल्टा हो रहा है। वहां चीजें सस्ती हो रही हैं। हालत यह है कि कुछ जगहों पर घरों की कीमतें कारों से भी कम है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो और भी गहरी है। ये देखिए, जापान का स्टॉक मार्केट। अगर किसी ने 1989 में जब मार्केट अपने पीक पर था, वहां 1 लाख रुपए लगाए होते, तो उससे अपने वो 1 लाख रुपए वापस पाने में ही 30 साल लग गए। जी हां, 30 साल। मुनाफे की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? हुआ यह कि 1990 के दशक में जापान का जो इकोनॉमिक बबल था, वो फट गया। और तब से उनकी इकोनॉमी एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गई है जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन। मतलब लोगों को लगता है कि अरे, कल तो चीजें और सस्ती हो जाएंगी, तो आज क्यों खरीदें? अब जब लोग खर्च ही नहीं करते तो डिमांड गिर जाती है। डिमांड गिरती है तो कंपनियों का प्रॉफिट कम हो जाता है और फिर वो सैलरी भी नहीं बढ़ा पाते। ये एक अंतहीन साइकिल बन गया है। और इस पूरी आर्थिक मुश्किल को और भी ज्यादा बढ़ा रही है जापान की तेजी से बूढ़ी होती आबादी। आज जापान की लगभग 30% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है। मतलब देश की यंग वर्कफोर्स कम होती जा रही है। अब सोचिए, उनके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उस सिस्टम को चलाने वाले और चीजें खरीदने वाले लोग ही कम हो रहे हैं। तो जापान के पास पैसा तो बहुत है, सेविंग्स बहुत हैं, लेकिन देश के अंदर उसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने के मौके ही नहीं बचे। और इसीलिए जापानी इन्वेस्टर्स के लिए अपना पैसा देश से बाहर ले जाना एक तरह की मजबूरी बन गया है। और ऐसे में उनकी नजर आकर टिकती है भारत पर। यह कहानी है ही बड़ी दिलचस्प। इसे ऐसे समझिए, जापान एक अमीर बूढ़े व्यापारी जैसा है जिसके पास पैसा, तजुर्बा, सब कुछ है, लेकिन अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। और दूसरी तरफ है भारत, एक नौजवान जोशीले एंटरप्रेन्योर की तरह, जिसके पास शायद दौलत उतनी नहीं है, लेकिन एनर्जी, एम्बिशन और रिस्क लेने की भूख वो बहुत है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये एक बहुत बड़ी यंग वर्कफोर्स है और उससे भी बड़ा एक बढ़ता हुआ कंज्यूमर मार्केट। देखिए, जब किसी देश का मिडिल क्लास बढ़ता है ना, तो सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बढ़ती, बल्कि उनके खर्चों में एक तरह का विस्फोट होता है।
लोग ज़्यादा कारें, घर, गैजेट्स, हर चीज़ खरीदते हैं और यही चीज़ जापान जैसे देशों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। तो फिर ये रिश्ता आखिर है क्या? क्या ये कब्जे की तैयारी है या कुछ और? असल में एक ऐसा देश जिसके पास पैसा ज़्यादा है पर मौके कम, वो मिल रहा है एक ऐसे देश से जिसे पैसे की ज़रूरत है पर मौके बेशुमार है। एक देश जो बूढ़ा हो रहा है, वो मिल रहा है एक देश से जो जवान हो रहा है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दोनों की ज़रूरत है, एक मजबूरी का गठबंधन। लेकिन वो इंडोनेशिया वाला डर, क्या वो खतरा अभी भी नहीं है? नहीं। और इसकी वजह यह है कि आज के हालात 1998 के इंडोनेशिया से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रैप था कि उसने सारा कर्ज अमेरिकी डॉलर में लिया था। तो जब उनकी करेंसी गिरी, तो डॉलर में कर्ज का बोझ आसमान छू गया। लेकिन भारत ने जापान से जो लोन लिए हैं, वो जापानी येन में है। और क्योंकि जापान में डिफ्लेशन है, तो येन की वैल्यू अभी कम है, जिससे हमारे ऊपर कर्ज चुकाने का दबाव भी कम है। और इससे भी एक बड़ा फर्क है, वो ये कि जापान से सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, उसके साथ साथ जापानी टेक्नोलॉजी भी आ रही है। सोचिए, सुजुकी ने भारत में मॉडर्न कार मैन्युफैक्चरिंग की नींव रखी, जायका की मदद से हमारे शहरों में मेट्रो दौड़ी, और अब बुलेट ट्रेन से लेकर लिथियम आयन बैटरी बनाने तक में जापान मदद कर रहा है। तो जापान सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक तरह से हमारा डेवलपमेंट पार्टनर भी है। अब इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा एंगल है, जियोपॉलिटिक्स, यानी चीन। चीन जापान के लिए एक खतरा भी है और सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी। ये एक दोधारी तलवार है और इसी वजह से अब जापान अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपना प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट भारत जैसे भरोसेमंद देशों में शिफ्ट कर रहा है। तो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन अब गेंद भारत के पाले में है। ये एक सुनहरा मौका है, इसमें कोई शक नहीं, पर असली सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? क्योंकि सच तो यह है कि हमारे अपने रास्ते में भी कई बड़ी रुकावटें हैं, जैसे कि सरकारी कामकाज और मंजूरियों में देरी, जमीन खरीदने और दूसरे कानूनी मामलों में होने वाली लेट लतीफी। हमारे पास यंग लोग तो बहुत है, पर उनमें इंडस्ट्री को जैसी स्किल चाहिए उसकी कमी है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतें, यानी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम। छोटे बिजनेस को आसानी से लोन नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात, सरकारी पॉलिसियों का बार बार बदलना। तो हमारी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, इन रुकावटों की है। तो देखिए, भारत का असली टेस्ट अब शुरू होता है। क्या ये विदेशी पैसा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित रहेगा, या फिर हम इसका इस्तेमाल करके पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना पाएंगे जहां बिजनेस करना, इन्वेस्ट करना बच्चों का खेल हो जाए? अगर हम ऐसा कर पाए, तभी भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक प्रोडक्शन मॉन्स्टर और फिर एक सुपर पावर बन पाएगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा। अगर आपको ये पूरी बातचीत पसंद आई हो, तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।